हेलो दोस्तों, बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं एकदम आसान तरीके से। तो आज का लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जानेंगे किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है फार्माकोलॉजी का। तो ये क्वेश्चन को एक बार मैंने आप लोग को पहले ही दिखा चुका हूँ, हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्माकोलॉजी थर्ड का। लेकिन बताया था कि बहुत जल्द आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग को एग्जामिनेशन में पेपर को सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आज आपके लिए लेके आया हूं सॉल्यूशन वीडियो फार्माकोलॉजी थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में हमारा दो दो नंबर के सभी क्वेश्चन रहते हैं, जो कि सभी क्वेश्चन को करना रहता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट दी फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एंटीटसिव क्या होते हैं, ये दोनों के बारे में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप लोग डिफरेंशिएट दी एंटीटसिव एंड एक्सपेक्टोरेंट, फिर उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट। एंटीटसिव क्या होते हैं, एंटीटसिव एन एंटीटसिव इज ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस द कफिंग रिलैक्स, जो कि क्या करता है, कफ को क्या करता है, रिड्यूस करता है और क्या देता है, रिफ्लेक्स करता है ऑफ द ब्रेन सो यू कफलेस। एंड दूसरा इसमें क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू ट्रीट द कफ ड्यू टू द इरिटेशन सच एज एलर्जीज इंक्लूडिंग हाई कफ एंड इन सिचुएशंस लाइक साइनटस। ठीक, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, ये सब आप लोग को लेक्चर में आसान तरीके से यूनिट फर्स्ट में ही बता दिया था। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, एन एक्सपेक्टोरेंट इज ए सब्सटेंस दैट टेक मेक द easier expels mucus because it make the mucus less and viscous than the usual, and it is used in the treatment of cough due to the infections like bronchitis and bronchiectasis। तो बस यही आप लोग को बस इतना डिफरेंशिएट कर देना है कि ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है और इनका यूज क्या होता है। अब एक्सपेक्टोरेंट का क्या काम होता है और इनके यूज क्या होते हैं, बस यही लिखना है एंटीटसिव के बारे में और एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन लैक्जेटिव। लैक्जेटिव के बारे में लिखना है। तो लैक्जेटिव क्या होता है, लैक्जेटिव आप लोग को कुछ याद आ रहा है। लैक्जेटिव जो होता है दोस्तों, ये एक मेडिसिन होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग को दिया जाता है। ठीक, लेकिन अगर इससे भी नहीं ठीक होता है तब हमें दिया जाता है, क्या दिया जाता है, लैक्जेटिव के बाद दिया जाता है परगेटिव। अगर परगेटिव भी देने से नहीं ठीक होता है तो लास्ट में हाई डोज वाला ड्रग दिया जाता है जो कि होता है कैथार्टिक्स। तो चलिए देखते हैं लैक्जेटिव के बारे में क्या लिखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, लैक्जेटिव आर दोज ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और प्रमोट करता है इवेल्युएशंस ऑफ फिश। अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैंने आप लोग को लेक्चर में ही बताया था कि ये क्या होता है। लैक्जेटिव जो होता है मेडिसिन होते हैं जो कि यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए, दे आर कॉल्ड एज लैक्जेटिव। और ये क्या करते हैं, वाटर के कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे स्टूल क्या होता है, सॉफ्टली रिमूव हो जाए, रिमूव आउट हो जाए, आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक, और परगेटिव क्या होते हैं, परगेटिव इससे थोड़ा सा हाई डोज होता है, लेकिन अगर परगेटिव से भी नहीं ठीक होता है तब लास्ट में कैथार्टिक्स दिया जाता है। इससे हमारा एकदम अच्छी तरीके से ये कॉन्स्टिपेशन का डिजीज ठीक हो जाता है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली इसमें 4 टाइप होते हैं, सैलिन परगेटिव, उसके बाद स्पीकल सॉफ्टनेस होते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट परगेटिव होते हैं और बल्क परगेटिव्स होते हैं। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। तो चारों टाइप भी इसमें लिखना चाहते हो तो आप लोग जरूर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्जेटिव क्या होते हैं इनके बारे में भी जान लिया, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इन ए ब्रीफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो चलिए सल्फोनामाइड के बारे में भी जान लेते हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। सल्फोनामाइड का ब्रीफ पूछा है तो पहले सल्फोनामाइड के बारे में भी 2 लाइन लिखना जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे, सल्फोनामाइड इज ए फंक्शनल ग्रुप या फिर ए पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज द बेसिक सेवरल ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग विच आर कॉल्ड एज सल्फोना, या फिर इसको बोलते हैं सल्फा ड्रग।
ठीक, अब आते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर मोड ऑफ एक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बेसिकली हमारे दो टाइप में होते हैं। क्या क्या होते हैं, पेट्रीडीन प्रीकर्सर और पाबा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये दोनों के प्रेजेंस में हमारा बनता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, फिर इनके प्रेजेंस में हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और इनसे हमारा तीन चीज़ बनता है, एमिनो एसिड, प्यूरिन एंड थायमिडिन। क्या बनते हैं, ये तीन चीज़ हमारे बनते हैं। और ये जो तीनों बने हैं ये क्या होते हैं, ऑल थ्री आर द इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। ये जो होते हैं तीनों बैक्टीरियल ग्रोथ और रेप्लिकेशन के लिए तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये हो गया सल्फोनामाइड के बारे में टोटल कंप्लीट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सल्फोनामाइड के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब एलोबरेट करना है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एजोल्स यूज इन दी एंटी फंगल। तो एंटी फंगल्स में ही ये एजोल जो होता है ये ड्रग यूज किया जाता है। तो एजोल के बारे में पहले इसके देख लेते हैं, एजोल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर इनके बारे में जानेंगे। तो एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस अभी देखते हैं, थोड़ा सा एंटी फंगल की बात भी कर लेते हैं यहीं पे। एंटी फंगल जो हमारा होता है इसमें 4-5 टाइप के होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक हो गए, एंटी मेटाबोलाइट, ये क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट, एजोल्स, एल्माइन एंड अदर। तो एजोल्स जो होता है ये हमारा दो टाइप होता है इसमें, एक होता है एमाइडाजोल और दूसरा होता है ट्राइजोल्स। एमाइडाजोल हमारा दो होता है, एक होता है टॉपिकल और एक होता है सिस्टमेटिक। और ट्राइजोल्स में हमारे देखिए फ्लूकोनाजोल्स हो गए, इंट्राकोनाजोल्स हो गए और वोरिकोनाजोल्स हो गए। और टॉपिकल में हमारे 3 ड्रग आते हैं, कौन कौन से, क्लोट्रिमाजोल हो गए, इकोनाजोल हो गए, माइकोनाजोल हो गए, ये सब हमारे टॉपिकल ड्रग होते हैं। सिस्टमेटिक में हमारा केवल आता है कीटोकोनाजोल। तो ये इनके एजोल्स के बारे में थोड़ा सा ये पार्ट हो गए कि इनमें यही सब पार्ट होते हैं और इनमें ये सब ड्रग होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एजोल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो क्या लिखेंगे, एजोल्स एक्सर्ट देयर एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूँ एजोल्स का। एजोल एक्सर्ट देयर एक्शंस बाय इनहेबिटिंग द C14 अल्फा डाइमेथिलेशंस ऑफ लोनोस्टेरॉल इन द फंगाई विच इंटरफेरेस विद द सिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये इनके हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एजोल के। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एजोल्स के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ डेप्सोन। अच्छा, आप लोग यहीं से देख के सोचिए, दिमाग लगाइए कि ये जो डेप्सोन है ये किसका ड्रग है। डेप्सोन जो है ये हमारा मेन ड्रग है किसका, एंटी लिप्रोसिक का। लिप्रोसे में हम लोगों ने डेप्सोन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तुरंत याद आ गया होगा कि लिप्रोसे का मेन ड्रग जो होता है वो डेप्सोन ही होता है। पहले डेप्सोन दिया जाता है, अगर उससे नहीं ठीक होता है तब दूसरा ड्रग दिया जाता है, लेकिन मेन ड्रग इसका लिप्रोसी का डेप्सोन ही होता है। तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करना है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यूनिट 3 में एंटी लिप्रोटिक पढ़ा था, इसके क्लासिफिकेशन में देखिए हम लोगों ने देखा था सल्फोन जो है, सल्फोन जो होता है इसका मेन जो ड्रग होता है डेप्सोन होता है। और डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। मैकेनिज्म लिखने के पहले, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिखने से पहले थोड़ा सा जानिए कि क्या होता है डेप्सोन। डेप्सोन क्या होता है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 4 diaminosulfones and it is the chemical related to the sulfonamide and it is very useful in the ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लिप्रोसी। लिप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए ये क्या होता है, दिया जाता है। और ये जो होता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, आर्डरलेस होते हैं और साथ में क्या होते हैं, स्लाइटली बिटर टेस्ट के होते हैं और ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए डेप्सोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखेंगे इट एक्ट एज द बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। अब बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है आप लोग को पता है कि नहीं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहेबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, उसको रोको ना, उसको क्या कर दे, वो किल कर दे, उसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। तो ये जो होते हैं बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होते हैं एंड इट इज ए सल्फोन एक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, तो ये 2 पॉइंट इसके मैकेनिज्म एक्शन हो गए। और डेप्सोन के बारे में लिखना चाहते हो तो ये भी 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं, इसको भी उसमें आप लोग लिख सकते हैं कि डेप्सोन क्या होता है, उसके बाद इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने डेप्सोन के बारे में भी समझ लिया क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज मेबेंडाजोल प्रोड्यूस इन दी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो चलिए मेबेंडाजोल के बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है।
तो मेबेंडाजोल जो होते हैं वो एंथेलमेंटिक्स के ड्रग होते हैं। एंथेलमेंटिक्स जो हमारा होता है बेसिकली 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन निमेटोड्स, ड्रग एक्टिंग ऑन ट्रिमेटोड्स और ड्रग एक्टिंग एंड सिस्टोड। ठीक, तो ये हमारा जो ड्रग आता है कहाँ में प्रोड्यूस होता है, ये निमेटोड में होता है, जो कि क्या क्या इसमें होते हैं, एल्बेंडाजोल हो गए, मेबेंडाजोल हो गए, इवरमेक्टिन हो गए, उसके बाद और भी 2-4 ड्रग हैं जो कि हमारे किस में होते हैं, ड्रग एक्टिंग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होते हैं, निमेटोड्स के, जो कि किसके ड्रग होते हैं, एंथीमेटिक्स के ड्रग होते हैं। और एंथेलमेंटिक्स हमारा क्या होता है, एंथेलमेंटिक्स जो होता है हमारा, ये वर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे सब कुछ दिए गए हैं, ट्रिमेटोड के ड्रग दिए गए हैं, सिस्टोड के ड्रग दिए गए हैं और निमेटोड के। तो हमें बात करना है मेबेंडाजोल के बारे में। तो मेबेंडाजोल कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, किस टाइप के कैटेगरी के होते हैं, ये तो पता चल गया। अब इन क्या काम होता है इनके, ये किस लिए यूज किए जाते हैं, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्या होते हैं मेबेंडाजोल, ये जो होता है हाईली इफेक्टिव होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक्स होता है, उसके बाद विच इज़ वेल टोलरेटेड होते हैं एंड इट इज़ हाईली इफेक्टिव होते हैं राउंड वार्म एंड हुक वार्म के लिए। ठीक, जैसे वार्म इन्फेक्शन गोले गोले में हो जाते हैं बड़े बड़े, वो सब के लिए क्या होते हैं, हाईली इफेक्टिव ड्रग होते हैं। मेबेंडाजोल डज नॉट काज एंड साइड इफेक्ट, मेबेंडाजोल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, ये कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हो गए मेबेंडाजोल के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हम लोगों ने अभी किसको बारे में जाना है, मेबेंडाजोल के बारे में। उसके बाद हमें लिखना है राइट ए नोट ऑन नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है 60 नोट। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन मस्टर्ड हेडिंग डालेंगे। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग होते हैं म्यूसिट्रीन के। ठीक, और ये जो होते हैं इज नो लॉन्गर कॉमनली यूज इन दी ओरिजिनल IV फार्मूलेशन बिकॉज दी एक्सेसिव टॉक्सिसिटी। तो ये होते हैं कुछ नाइट्रोजन मस्टर्ड के बारे में, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2-3 लाइन में आप लोग इसको लिख सकते हैं एकदम आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड बात हो गया। गिव ए नोट ऑन द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ UTI। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, वही सब यहाँ पे लिखना है। ठीक, जो कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है अच्छी तरीके से। अभी मैंने बहुत जल्द ही इसका लेक्चर अपलोड किया हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताया था। नहीं याद होगा तो चलिए दिखा देते हैं किस तरीके से कैसे लिखना है आप लोग को। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मैंने आप लोग को बताया था कि यूरिन के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिन के रास्ते में कौन कौन से, जैसे कि किसमें हो सकते हैं इन्फेक्शन, जैसे कि हमारा किडनी में कोई दिक्कत हो जाए, यूरेथ्रा में कोई दिक्कत हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ब्लैडर में कोई दिक्कत आ जाए, या फिर यूरेथ्रा में कोई दिक्कतें आ जाएँ, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इनमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, तो क्लासिफिकेशन में पूरा ड्रग बता दिया था। एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बैक्टीरियोसाइडिल होता है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड होता है और यूरिनरी एंटीसेप्टिक, जिसमें बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारे सल्फोनामाइड हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए, नाइट्रोफ्यूरेंटोइंस हो गए, कोट्रिमाक्सजोल हो गए, एम्पिसिलिन हो गए, स्टैंडर्ड स्टेप्ड पेनिसिलिन हो गए। ठीक, ये सब बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल के ड्रग हो गए। इम्यूनोग्लाइकोसाइड में फ्लूरोक्विनोलिन्स हो गए, एजिथ्रोमाइसिन हो गए, सेफेलोस्पोरिन्स हो गए। तो ये सब ड्रग जो दिए गए हैं ये सब हमारे किसके ड्रग हैं, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ड्रग हैं। तो इतना तो आप लोग लिख लेंगे आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा डिस्क्राइब कार्केडियम रिदम। कार्केडियम रिदम के बारे में थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करना है कि क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए कार्केडियम रिदम क्या होते हैं। कार्केडियम रिदम जो होते हैं फिजिकल मेंटल बिहेवियर चेंजेज होते हैं जो कि फॉलो करता है 24 घंटे के साइकिल में। और ये क्या होते हैं, दीज नेचुरल प्रोसेस होते हैं रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू द लाइट ऑफ हार्ड एंड अफेक्ट द मोस्ट लिविंग थिंग्स, इंक्लूड होते हैं एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स में। ये हमारा होता है कार्केडियम रिदम के बारे में। तो 2-3 लाइन बस, ज़्यादा नहीं है, बस एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, बस 2 पॉइंट आप लोग को तैयार करना है। यही हमारा हो गया टोटल इसके बारे में, कार्केडियम रिदम के बारे में। अगर डिटेल पूछता है एग्जामिनेशन में तब डिटेल लिखना है, 2 नंबर में पूछता है तो बस इसी तरीके से लिखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए है डिफाइन जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्कियोजेनिसिटी। क्या होते हैं जीनोटॉक्सिसिटी और कार्किनोजेनिसिटी क्या होते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी आसान तरीके से।
देखिए, जीनोटॉक्सिसिटी जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, जीनो प्लस टॉक्सिसिटी। जीनो का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में हमारे डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ठीक। और टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव। तो क्या लिख सकते हैं इनके डिफिनीशन में, जीनोटॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल्स डीएनए या फिर आरएनए, ठीक। कार्किजोनिसिटी क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोनों डिफिनीशन पूछा है, छोटा छोटा लिखना है। द टर्म कार्किजन डिनोट करता है केमिकल सब्सटेंस या फिर मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्लूड द कैरियर या फिर इंक्रीज करता है द इंसिडेंस को। तो ये हो गया कार्किजोनिसिटी और ये हो गया जीनोटॉक्सिसिटी। अब आई होप आप लोग को सेक्शन ए में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में हमें क्या करना है, सेक्शन बी देखिए हमारे 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आप लोग को 2 क्वेश्चन करना रहता है। तो इनमें से जो 2 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से आए वही 2 क्वेश्चन करना है यहाँ पे। जो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन करना है एंटी अल्सर ड्रग का और इनके बारे में डिटेल नोट लिखना है। PPIS का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एंड द फार्माकोलॉजिकल्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये भी प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है एलोबरेट करना है द फार्माकोलॉजी फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जो कि तीनों हमारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं। इनमें से जो आप लोग को 2 अच्छी तरीके से आए वही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इनमें से भी हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बता देंगे आप लोग को कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग एंड राइट डिटेल नोट ऑन फार्माकोलॉजी या PPIS। तो चलिए जान लेते हैं कि एंटी अल्सर ड्रग क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में टोटल डिस्कस ही कर लेते हैं इस लेक्चर में। तो क्या हेडिंग डालेंगे, एंटी अल्सर। एंटी अल्सर क्या होता है, ऐसे एजेंट, दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। अल्सर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी अल्सर एजेंट, ठीक। अल्सर क्या होते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, तो देखिए हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन एरिया में एक क्या होते हैं, म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है। स्टमक में कहाँ पर, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, हमारा एक म्यूकस का लेयर क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये हम बोलते हैं इसे म्यूकस का लेयर, जो कि क्या करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं गैस्ट्रिक HCl को एंड टू टच द स्टमक वाल, जो कि टच करते हैं स्टमक वाल को। एंड बट एक्ट एनी कंडीशन, जब किसी भी कंडीशन में, व्हेन द इरोजन, जब किसी भी कंडीशन में हमारा म्यूकस का लेयर थोड़ा सा कट जाए या फिर वहाँ से म्यूकस का लेयर हट जाए, म्यूकस ऑफ लेयर, म्यूकस के लेयर पे क्या हो जाए, इरोजन हो जाए या फिर डिसइंटीग्रेशन हो जाए म्यूकस के लेयर का। एक्ट एनी प्लेस इन द गैस्ट्रिक HCl इज डायरेक्टली टच द स्टमक वाल इज काज एज द सीनियर काज द पेन इज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर। अभी आप लोग को शायद समझ में नहीं आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि म्यूकस का लेयर बना हुआ है और इसके बीच में हमारा गैस्ट्रिक HCl भरा रहता है, ठीक। अब यहाँ पे बीच में भरा रहेगा और ये वाल को टच हमेशा करते रहता है, लेकिन किसी भी वजह से म्यूकस का लेयर अगर यहाँ पे हट जाए या फिर यहाँ पर हट जाए या फिर यहाँ पर हट जाए तो ये गैस्ट्रिक HCl सीधा यहाँ पे टच करता है। और जब यहाँ पे टच करेगा इसके सीधे सीधे स्टमक के वाल को ही, तो क्या होता है, इतनी तेज़ी से पेन होता है, इतना सीनियर पेन होता है, जिस पेन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो पहले तो इनके बारे में लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं। कारण लिखना चाहते हैं तो ये जरूर आप लोग लिख लेना कि इनमें 2 फैक्टर होते हैं, एग्रेसिव फैक्टर और क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग। तो क्लास की बात करते हैं, ड्रग की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इसमें हमारे होते हैं H2 एंटीहिस्टामिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और PG एनाल्गेसियस, ठीक। तो H2 एंटीहिस्टामिन में हमारा सिमेटिन हो गए, रेंटिडिन हो गए, फिटोटिडिन हो गए, रेक्सोसिन हो गए और लॉक्सिडिन हो गए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारे आ जाएंगे ओमेप्राजोल, उसके बाद लैसोप्रेन, पेंटोप्राजोल, लेप्रोजोल एंड इमेप्राजोल।
तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जो ये सब ड्रग लिखे गए हैं इन सभी ड्रग के बारे में, क्या होता है ये ड्रग, इनके यूज क्या होते हैं, बस यही सब आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में डिस्कस कर देना है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में जो कि थोड़ा सा इसके बारे में पूछा है डिटेल, तो वो आप लोग को लिख देना है। और ये 2-3 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, इनके पूरे ड्रग दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को मैंने एक लेक्चर, कौन सा लेक्चर था, ये लेक्चर हमारा दूसरा चैप्टर था जो कि क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। इसमें एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया हूँ। इसका मैं लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से 10 मिनट टाइम निकाल करके आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक, तो आई होप आप लोग को एंटी अल्सर के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया एंटी अल्सर के बारे में। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ड्रग फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक, और दूसरा हमारा इसमें क्वेश्चन एलोबरेट करना है फार्माकोलॉजी ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्यूबरकुलोसिस। तो चलिए टीबी के बारे में जान लेते हैं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये सॉल्व किया है और एक क्वेश्चन चलिए इसको देख लेता हूँ हम लोग। एलोबरेट फार्माकोलॉजी ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन से ड्रग होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं ये जो कि ट्रीटमेंट के लिए ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस को 60 वर्ड में टीबी कहते हैं। ठीक, टीबी क्या होता है, ये जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, इट इज एन एक्यूट आर क्रोनिक। एक्यूट आर क्रोनिक का मतलब क्या होता है, गंभीर कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी पेशेंट को अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है और इसके नियर में अगर कोई दूसरा आदमी जाएगा हेल्थी पर्सन, तो धीरे धीरे करके ये भी इफेक्टिव हो जाएगा और उसको भी ये वाला डिजीज हो जाएगा। ठीक, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि किसका कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कारण होता है। एरोबिक बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक, क्या होते हैं, ये मेनली अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मेनली लंग को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैन आल्सो स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी लाइक ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। ठीक, तो ये कुछ बातें हो गए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें करना है हमें, क्या बात करना है, क्लासिफिकेशन की। तो चलिए क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं इनके। देखिए क्लासिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की। तो इसमें 3 टाइप के ड्रग होते हैं, 3 कैटेगरी के ड्रग होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फर्स्ट लाइन ड्रग, दूसरा सेकेंड लाइन ड्रग और तीसरा नेवर ड्रग। जो कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन का ड्रग दिया जाता है। एंटी टीबी अगर किसी को हुआ है तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का ड्रग दिया जाता है। अगर उससे भी उस पेशेंट ठीक नहीं होता है तब बाद में दिया जाता है सेकेंड लाइन का ड्रग। अगर इससे भी नहीं ठीक हुआ तब जाके लास्ट में ये हाई डोज वाला नेवर ड्रग एंटीबायोटिक दिया जाता है। बट ऐसे नहीं किया जाता है, कोई पेशेंट आया तो सीधे उठा करके ये ड्रग दे दें, ये ड्रग दे दें, नहीं, स्टार्टिंग हम लोग इससे करते हैं, पहले ये दिया जाता है। तो फर्स्ट लाइन में ड्रग में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, रिफम्पेन हो गया, आइसोनाइड हो गए, पायराजिनाइड हो गए, इथेम्ब्यूटाल हो गए, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हो गए। ये सब हमारे ड्रग जो हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अगर ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर दीजिएगा कि रिफम्पेन क्या होते हैं, आइसोनिस्ट क्या होते हैं, पायराजिनाइड्स क्या होते हैं, इथेम्ब्यूटाल क्या होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में डिस्कस भी कर देना है। बस आप लोग का हो गया ये क्वेश्चन टोटली सॉल्व। ठीक, और फर्स्ट लाइन में हमारे यही सब ड्रग आते हैं, ये आप लोग ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो ये तो सेक्शन भी हो गया हम लोग का और सेक्शन ए भी टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमें 5 क्वेश्चन करना है। इनमें से भी चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग को किस तरीके से एग्जामिनेशन में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्लासीफाई करना है एंटी इमेटिक्स को और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी डिस्कस कर देना है, क्या होता है एंटी इमेटिक्स, इमेटिक्स भी लिख दीजिएगा। फिर डिटेल नोट लिखना है क्लोरोक्विनिन्स का, फिर डिस्कस करना है विनका एल्कलाइड्स एंड कैंसर कीमोथेरेपी के बारे में, फिर एंटीवायरल ड्रग के बारे में भी डिस्कशन करना है। डिटेल लिखना है साइक्लोस्पोरिन के बारे में, एलेबोरेट करना है मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग एंड डाउन द प्राइमरी स्टेप्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक पॉइजनिंग, उसके बाद कीमोथेरेपी के बारे में भी लिखना है। तो चलिए 2-4 क्वेश्चन इनमें से भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एंटी इमेटिक्स। तो चलिए एंटी इमेटिक के बारे में भी जान लेते हैं।
तो इमेटिक और एंटी इमेटिक जो हमारा है ये 10वां लास्ट चैप्टर हम लोग का है फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट का। ठीक, तो इमेटिक्स क्या होता है? इमेटिक्स एक ऐसा ड्रग होता है जो कि वोमिटिंग कराने के लिए दिया जाता है। तो ये तो पता चल गया होगा कि एंटी इमेटिक क्या होता है। एंटी इमेटिक एक ऐसा ड्रग होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि वोमिटिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो एंटी इमेटिक्स में क्या लिखेंगे? इमेटिक तो आप लोग लिख ही लेंगे, एंटी इमेटिक में क्या लिखेंगे? देखिए, एंटी एमेटिक्स एक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या होते हैं? इफेक्टिव अगेंस्ट होते हैं वोमिटिंग और न्यूजिया के। ठीक, इसके बारे में और भी 2-4 पॉइंट दिए गए हैं, ये भी आप लोग लिख लेना। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, थोड़े से इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि वोमिटिंग क्या होता है। वोमिटिंग जो होता है एक होता है निमोनिया एक्सपल्सन्स ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड अपोजिट इन द डायरेक्शन थ्रू दी टूवर्ड आउटसाइड। अपोजिट साइड के डायरेक्शन में अगर निकलने लगे मटेरियल उसे हम लोग कहते हैं वोमिटिंग। ठीक, और ये कारण क्या होता है? व्हेन द वोमिटिंग सेंटर इज स्टिमुलेटेड विच इज स्टिमुलेट इन दी मेड्यूला ओब्लांगेटा। ठीक, ये जो होते हैं वोमिटिंग कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस और गैस्ट्रिक सिकनेस। तो ये 3 टाइप के वोमिटिंग होते हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है, ये भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की। इनके क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे इतने आसान तरीके से दिए गए हैं। इसको अगर आप लोग वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं तो लिख के सभी ड्रग्स के नेम जरूर आप लोग लिख के एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, ये है टोटल इसके क्लासिफिकेशन एंटी एमेटिक्स के। ठीक, तो ये आप लोग जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इनमें से एक क्वेश्चन और कौन सा आप करें सॉल्व। देखिए, चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ फिनका एल्कलाइड इन द कैंसर ऑफ कीमोथेरेपी। अब कैंसर ऑफ कीमोथेरेपी कहाँ है? आप लोग तो ये तो सिलेबस में खोजा होगा, नहीं मिला होगा, लेकिन हमारा लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग को याद आ गया होगा कि ये किस टॉपिक के किस यूनिट के कहाँ से क्वेश्चन ये बना है। चलिए, नहीं याद आया होगा तो इसको सॉल्व कराते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे। अभी याद आया, यूनिट 4 में हम लोग पढ़े थे कीमोथेरेपी ऑफ मिलेग्नेंसी, और मिलेग्नेंसी इक्वल टू क्या होता है? कैंसर। तो मैंने बताया था कि कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। अब डिटेल पूछा है तो क्या होता है? कीमो मीन्स होता है केमिकल और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, और मिलेग्नेंसी इक्वल टू क्या होता है? कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ग्रुप का डिजीज होता है जो कि इन्वॉल्व होता है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ में विद द पोटेंशियल ऑफ इन्वेड और सेपरेट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कैंसर जो हमारा होता है एबनॉर्मल सेल होते हैं, अनकंट्रोल सेल होते हैं जो कि बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है? पेशेंट का डेथ हो जाता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये अनकंट्रोल होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन होते हैं। ठीक, तो 2-4 पॉइंट इसके दे दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रीटमेंट इनके 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कीमोथेरेपी हो गया, सर्जिकल रिस्ट्रिक्शंस हो गए, रेडियोथेरेपी हो गए और इम्यूनोथेरेपी हो गए। क्लासिफिकेशन की बात करें कैंसर की तो इसमें सबसे पहला हमारा होता है एल्कलाइटिंग एजेंट। एल्कलाइटिंग एजेंट में ये सब ड्रग प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा होता है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में भी क्या क्या होते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे 2 प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद हार्मोन्स एंड हार्मोन्स एंटागोनिस्ट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक में कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं और मिसलेनियस एजेंट में क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने टोटल डिस्कस कर लिया था। बस बता दिया हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए 2 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व भी कर लिया, लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी हो जा रहा है, इसके लिए केवल एक क्वेश्चन इनमें से और जो बताइए आप लोग उसको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा है ये थोड़ा सा छोटा है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? ये हमारा है कीमोथेरेपी के बारे में। राइट ए नोट ऑन कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ जिससे आप लोग एग्जामिनेशन में भी ना भूलें। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है कीमो प्लस थेरेपी। कीमो का मतलब होता है केमिकल और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो जो केमिकली ट्रीटमेंट किया जाता है उसे केमिकल कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। अब केमिकली ये बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी यूज किया जाता है, जो कि आसान तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो देखिए, एंटीबायोटिक आर सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विच सिलेक्टिवली
सप्रेस करते हैं ग्रोथ एंड किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एट ए लो कंसंट्रेशंस में। ठीक, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, देखिए एनी सब्सटेंस आप नेचुरल सिंथेटिक आप सेमी सिंथेटिक ओरिजिन विच एट लो कंसंट्रेशन पे किल करते हैं, इनहेबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट काजेज दी आर नो होस्ट डैमेज, और क्या करते हैं ये होस्ट सेल को क्या डैमेज नहीं करते हैं। ये एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल के बारे में थोड़ा सा हो गया। कीमोथेरेपी का जनरल प्रिंसिपल क्या होते हैं, सबसे पहला हमारा सिलेक्टिवली होते हैं, ठीक, जिसमें सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी किए जाते हैं, दूसरा हमारा थेरापुटिक इंडेक्स हो गया, और तीसरा हमारा क्या है कैटेगरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, चौथा हमारा एंटीबायोटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी हो गए, पाँचवा हमारा है कम्बिनेशन थेरेपी है, और नेक्स्ट हमारा है एंटीबायोटिक सर्जियन। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी हमारा बेसिकली 5 से 6 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं। सबसे पहला हमारा है केमिकल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ वर्जन, उसके बाद स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ एक्शन, सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक, मोड ऑफ एक्शन। इनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो ये भी सब भी लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक में केमिकल स्ट्रक्चर हो गए हैं, उसके बाद कौन कौन से होते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। आसान तरीके से वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जो कि हमारा टाइप्स ऑफ ओरिजिन में हमारा बैक्टीरियोसाइडल आते हैं, फंगल आते हैं, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोअल, एंथिलमेंटिक्स, ये सब आते हैं। स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में हमारे नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम आते हैं, जिसमें पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ये सब आते हैं ब्रॉड में और नैरो में। टाइप्स ऑफ एक्शन में कौन कौन से आते हैं, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल आते हैं, जो कि एक क्या करता है इनहेबिट करता है और एक क्या करता है किल करने के काम करता है। और कीमोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बात कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं। आसान तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अच्छी तरीके से आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी थर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और जाना है कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन में पेपर को सॉल्व करना है और किस किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। एकदम अच्छी तरीके से हेडिंग डाल करके कॉलम बना करके उसी तरीके से पेपर को सॉल्व किया जाता है, जिससे अच्छे नंबर भी उठें और प्रिपरेशन भी सही तरीके से आप लोग करके तभी एग्जामिनेशन में जाना। ठीक, तो इनमें किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हो सकेगा तो इसका PDF बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।